सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है वो है आपकी IMF, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन, या IMF या IMO भी बोल सकते हो इसको। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनिटरी जो फंड है, इसकी जो स्थापना है उसके पीछे का जो इतिहास ये है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र थे जिनकी जीत हुई, तो अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने एक ऐसे बैंक की स्थापना पर जोर दिया जो कि मित्र राष्ट्रों का क्या कर सके, मौद्रिक सहयोग कर सके, अर्थात भुगतान संतुलन जो है, व्यापार में जो उनका भुगतान संतुलन है उसको बनाए रखे। इसके सहयोग के लिए क्या की गई, IMF की स्थापना की गई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। तो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोला जाता है बेटन वुड्स सम्मेलन। बेटन वुड्स सम्मेलन में बेटन वुड्स ट्विंस पैदा हुए। बेटन वुड्स ट्विंस यानी जुड़वा बहने, एक प्रकार की बेटन वुड्स ट्विंस पैदा हुए। एक का नाम था IMF और एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो IMF है वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को, मॉनिटरी कॉर्पोरेशन को या बैलेंस ऑफ क्रेडिट, भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है। जबकि वर्ल्ड बैंक जो है आर्थिक, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या देता है, लॉन्ग टर्म लोन क्या करता है, प्रदान करता है। प्रारंभिक उद्देश्य ये था कि अमेरिका के जो सहयोगी राष्ट्र हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें सहयोग दिया है, उनको इसकी मदद करना था। तो प्रारंभ में बेटन वुड्स जब सम्मेलन हुआ 1944 में, उस समय इसके 45 राष्ट्र हुआ करते थे, जिसमें भारत भी क्या था, सम्मिलित था। और भारत शुरुआती 44 राष्ट्रों में क्या था, इसमें सम्मिलित था। अर्थात भारत जो है संस्थापक राष्ट्रों में IMF के क्या है, गिना जाता है। तो 1944 में बेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ, बेटन वुड्स ट्विंस, उसके माध्यम से क्या हुई, वर्ल्ड बैंक और IMF की क्या हुई है, स्थापना हुई है। फिर इसने जो 1945 में जो स्थापना हुई, इसने विधिवत रूप से जब कार्य करना चालू किया, वो तारीख है इसकी 1947। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं IMF के। IMF की स्थापना, तो इसका उत्तर होता है 1945। IMF ने काम करना कब शुरू किया, तो इसका उत्तर होता है 1947। तो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो है इसके 189 क्या है, देश सदस्य हैं। 189 देश इसके सदस्य हैं। और इसकी जो प्रमुख है, जो हेड है, वो है क्रिस्टीना जियोर्जिया है, बुल्गारिया की। क्रिस्टीना जियोर्जिया जो है बुल्गारिया की, इसकी क्या है, हेड है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो इसकी जो गवर्नर बॉडी होती है, किसकी, IMF की, उसमें 3 जो होते हैं सदस्य जो है भेजे जाते हैं हमारे देश से। हमारे देश का जो वित्त मंत्री होता है वो इसका पदेन क्या होता है, गवर्नर बॉडी का सदस्य होता है। इसके अलावा RBI का जो गवर्नर होता है वो भी इसका सदस्य होता है, इसकी गवर्निंग बॉडी का। इसके अलावा एक कार्यकारी डायरेक्टर जो होता है, जैसे सरकार क्या करती है, नियुक्त करती है, वो भी इसका क्या होता है, सदस्य होता है। तो 3 सदस्य सरकार के द्वारा भारत से IMF में क्या है, भेजे जाते हैं। तो IMF जो है आखिर क्या काम करता है, तो IMF का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मौद्रिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, जैसे मैंने जब RBI भी पढ़ाया था तो वहां पर आया था मौद्रिक पॉलिसी, है ना, मौद्रिक मॉनिटरी पॉलिसी आई थी, जो कि RBI बनाता है। काय के लिए बनाता है RBI, इन्फ्लेशन जब देश में आता है या रिसेशन आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होते हैं देश के, वो क्या करते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी देश का इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रुपयों की वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस देश का जो सेंट्रल बैंक है वह कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे में उसे विदेशी पैसों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है ना। उसके देश की जो करेंसी है उसकी मुद्रा क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो ऐसे में विदेशी ऋण की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसका जो मौद्रिक वो जो है, जो उसकी मॉनिटरी पॉलिसी जो है डिस्टर्ब हुई है,
वो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी मौद्रिक नीति क्या हो, सही तरीके से बनी रहे, अर्थात उस राष्ट्र में इन्फ्लेशन या रिसेशन के कारण मुद्रा में उतार चढ़ाव इतना ज्यादा ना हो जाए कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति के लिए क्या करता है आईएमएफ, मौद्रिक सहयोग क्या करता है, प्रदान करता है, अर्थात ऋण प्रदान करता है। लॉन्ग टर्म नहीं होता इसका ऋण, शॉर्ट टर्म होता है इसका ऋण। इसके अलावा भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन को बोलते हैं अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म्स में हम ये पढ़ सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी वह आयात निर्यात कर रहा है, जो भी वह आयात और निर्यात कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है, वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, मान लो भारत 100 रुपए का आयात कर रहा है और निर्यात क्या कर रहा है, 50 रुपए का कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको वस्तुएं खरीदने के लिए रुपया करना ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारे देश से पैसा 50 रुपए माइनस कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। अर्थात हमारा भुगतान संतुलन क्या हो गया, माइनस हो गया, प्रतिकूल हो गया, अनुकूल नहीं है ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो गया। तो कई बार क्या होता है, कई देशों की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें ज्यादा क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। आयात जैसे भारत में भी पेट्रोलियम पे ज्यादा आयात करते हैं, तो उसका पूरी उस देश की मुद्रा जो है वह आयात में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, और निर्यात होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान संतुलन है अत्यंत क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, या इसको बोलेंगे अनफेवरेबल या प्रतिकूल क्या हो जाता है, भुगतान संतुलन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे ऋण की आवश्यकता पड़ती है, विदेशी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो आईएमएफ क्या करता है, किसी देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने के लिए क्या करेगा, शॉर्ट टर्म क्या करेगा, ऋण प्रदान करता है। ये आईएमएफ का काम है। इसके अलावा जो प्रत्येक देश का जो एक्सचेंज रेट होती है, जैसे भारत का जो रुपया है अमेरिका के 77 रुपए के क्या है, लगभग बराबर है। एक डॉलर यदि आपको खरीदना है तो उसके लिए लगभग 77 रुपए क्या करना पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेंगे। मान लो किसी देश के एक्सचेंज रेट क्या होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। मान लो ये डॉलर के आगे हमारा रुपया 177 रुपए हो गया, तो फिर विदेशी सामान खरीदना हमारे लिए क्या हो जाएगा, अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सचेंज रेट को, अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज रेट को सदस्य राष्ट्र जितने हैं उसको बनाए रखने के लिए भी क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्या करता है, ये ऋण प्रदान करता है, ताकि उस देश की मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिरे नहीं। तो ये भी एक इसका क्या है, काम है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग के लिए क्या करता है, एसडीआर जारी करता है। एसडीआर अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है। जैसे ये है अमेरिका, ये है चाइना, ये है जापान और ये है भारत। भारत में चलता है आपका रुपया, यहाँ चलता है आपका डॉलर, चीन में चलता है आपका युआन और जापान में चलता है आपका येन। ये रुपया चलता है। उनकी अलग अलग क्या होती है, हर जगह की क्या होती है, एक्सचेंज रेट होती है। तो कई सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, अधिकांश सदस्य राष्ट्र तो डॉलर में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, डॉलर में क्या करते हैं, पेमेंट लेते ही हैं। अधिकांश राष्ट्र यही करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके रूप में करते हैं, डॉलर के रूप में करते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि भारत के पास, मान लो भारत ने चाइना के साथ क्या किया, व्यापार किया और उसके पास डॉलर नहीं है, मान लो डॉलर नहीं है उसके पास, तो ऐसी स्थिति में फिर वो युआन यदि ले लेता है, तो युआन यदि लेगा तो युआन जो है, युआन वो लेना नहीं चाहता है और डॉलर उसके पास है नहीं, और युआन वो लेना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत का जो रुपया है वो चाइना नहीं लेगा। चाइना लेगा क्या लेगा, डॉलर लेगा। दोनों ही देश क्या चाहेंगे कि डॉलर में व्यापार हो, एक दूसरे की, भारत का रुपया लेना नहीं चाहेगा और चाइना से भारत युआन लेना नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प होता है वो क्या होता है, डॉलर होता है सभी के पास। तो अब मान लो डॉलर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है आईएमएफ, एक एसडीआर जारी करता है। इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको विशेष आहरण अधिकार। विशेष
आहरण अधिकार। ये जो एसडीआर है ये एक प्रकार की मुद्रा होती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब जिस प्रकार डॉलर एक नोट होता है या रुपया जो एक नोट होता है, उसी प्रकार एसडीआर भी एक प्रकार की क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय क्या होगी, करेंसी होती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। अर्थात ये पेपरलेस होती है, अर्थात ये पेपर के रूप में नहीं होती। जैसे मान लो आईएमएफ में भारत ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए जमा किया, तो आईएमएफ क्या कर देगा, भारतीय मुद्रा के सापेक्ष वो क्या कर देगा, 1 करोड़ की जगह मान लो 10 लाख के क्या कर देगा, वो एसडीआर क्या कर देगा, जारी कर देगा। जो भी भारत की मुद्रा है उसके हिसाब से मान लो उसने 10 लाख के क्या जारी कर दिए, एसडीआर जारी कर दिया। अब ये जो एसडीआर है ये विश्व के जितने भी 189 जो देश है आईएमएफ के, उन सभी देशों में क्या होता है, मान्य होता है। यानी डॉलर नहीं है तो क्या ऐसे व्यापार कर सकते हो आप, एसडीआर के माध्यम से कर सकते हो। क्योंकि जैसे वर्तमान समय में जैसे मान लो चाइना और रूस का क्या चल रहा है, सॉरी चाइना और अमेरिका का क्या चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पेमेंट डॉलर से ना लें, तो ऐसी स्थिति में फिर पेमेंट कैसे होगा, ऐसी स्थिति में फिर होगा एसडीआर के थ्रू क्या होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू क्या होगा, भुगतान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए, मौद्रिक सहयोग को बनाए रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए, एक होता है व्यापार संतुलन भी होता है। व्यापार संतुलन अर्थात जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस था, ऐसे ही व्यापार संतुलन भी होता है। व्यापार संतुलन का मतलब होता है किसी देश का विश्व के अन्य देश के साथ जो भी वस्तुओं का व्यापार होता है, इसमें सेवा नहीं आती, वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसे क्या बोलते हैं, हम व्यापार संतुलन बोलते हैं। तो व्यापार संतुलन में भी क्या करेगा, एसडीआर क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। तो एसडीआर एक प्रकार की क्या है, पेपरलेस क्या होती है, करेंसी होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, बढ़ावा देती है आईएमएफ के माध्यम से। तो हमने देखा कि आईएमएफ जो है एक प्रकार का जो ऋण है, बैंक जो है वो अलग टाइप का है। जैसे हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, वो एक अलग टाइप का, उसका जो ऋण होता है बिल्कुल हमारा जो सामान्य नेशनलाइज बैंक होते हैं ना, उसी तरीके का उसका क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का ऋण होता है। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, पुल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या देगा, ऋण देगा। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ का ऋण इस प्रकार का नहीं होता। आईएमएफ के ऋण भी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, 1-2 साल से ज्यादा इनके लोन, जब तक आपका मौद्रिक भुगतान संतुलन असंतुलित है, जब तक के लिए क्या देगा, वो आपको सहयोग देगा। जैसे ही उसका आपका पेमेंट ऑफ बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो वो वापस अपने क्या कर लेगा, जो उसने पूंजी दी है वो वापस ले लेगा। तो कहने का मतलब इसका जो लोन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, वर्ल्ड बैंक जो पढ़ेंगे उसका लॉन्ग टर्म है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो ये इसमें एक बेसिक अंतर है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। कल हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, अगला जो लेक्चर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, वो पढ़ेंगे हम वर्ल्ड बैंक। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।